देवभूमि उत्तराखंड के समस्त शिक्षक साथियों और छात्र छात्राओं को मेरा सादर नमस्कार। मित्रों, जैसा कि आपको मालूम ही है कि एससीईआरटी उत्तराखंड द्वारा कक्षा 6 से 9 तक के सभी छात्र छात्राओं के लिए मुख्य 5 विषयों में मिशन कोशिश कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है। यह कार्यक्रम 2 माह अर्थात 8 सप्ताह हेतु लागू किया गया है, निर्धारित किया गया है। यह कार्यक्रम गत वर्षों में अप्रैल माह में प्रारंभ हो जाता था, परंतु इस वर्ष कोरोना महामारी के कारण यह पाठ्यक्रम जुलाई के प्रथम सप्ताह से प्रारंभ किया गया है। तो आइए इसी कार्यक्रम के अंतर्गत आज हम कक्षा 9 हिंदी के प्रथम सप्ताह के जो वर्कशीट है उसका यहाँ पर अध्ययन करेंगे। हम यह जानेंगे कि किस प्रकार से हम उस वर्कशीट को हल कर सकते हैं। आइए प्रथम दिवस से प्रारंभ करते हैं। कक्षा 9 हिंदी की जो वर्कशीट है, सबसे पहले प्रथम दिवस में एक गद्यांश दिया गया है, उसको हम पढ़ लेते हैं। श्रेयस कक्षा 9 में पढ़ता है। कोरोना कोविड-19 के कारण व संक्रमण के भय से सारे स्कूल बंद हैं। श्रेयस का स्कूल भी बंद है। अब श्रेयस घर में रहकर ही टीवी, मोबाइल, रेडियो के माध्यम से अध्ययन भी करता है, साथ साथ मनोरंजन भी हो जाता है। श्रेयस स्वयं प्रभा, पीएम ई विद्या एवं एनसीईआरटी के विभिन्न चैनलों के माध्यम से अलग अलग विषय का अध्ययन करता है। टीवी में समाचार, धारावाहिक, कार्टून, कविता, गीत, फिल्म आदि भी देखता है। फ़ोन के माध्यम से व्हाट्सएप, यूट्यूब, गूगल मीट, माइक्रोसॉफ्ट टीम, जूम ऐप, फेसबुक लाइव व गूगल के माध्यम से भी अध्ययन करता है और तमाम सामान्य ज्ञान की जानकारी, कोविड-19 की जानकारी, वैक्सीनेशन की जानकारी गूगल में सर्च कर प्राप्त करता है और फिर अपने घर वालों, आस पड़ोस व गांव वालों को भी जागरूक करता है। तो ये तो हमारा गद्यांश जो कि दिया है इसमें वर्कशीट में। अब इसमें कुछ प्रश्न है मित्रों, तो हम पहले प्रश्न की ओर चलेंगे। प्रश्न संख्या 1 क कहता है कि श्रेयस की तरह आप टीवी में कौन कौन से कार्यक्रम देखते हैं, उनकी एक सूची बनाइए। तो इसमें हम कौन कौन से प्रोग्राम, कौन कौन से कार्यक्रम टीवी में देखते हैं, तो उसकी हम सूची बना सकते हैं। हमारे विद्यार्थी इसको हल कर सकते हैं। तो ये प्रथम दिवस का हम इस पहले प्रश्न का उत्तर कैसे लिखेंगे, ये मैं एक उदाहरण के माध्यम से यहाँ पर आपको दे रहा हूँ। आप अपने अपने तरीके से इसका उत्तर लिख सकते हैं और इसको भी देख सकते हैं। तो प्रश्न संख्या 1 में हम लिख सकते हैं कि हम टीवी में स्वयं प्रभा, पीएमई विद्या एवं एनसीईआरटी के विभिन्न चैनलों के माध्यम से अलग अलग विषय का अध्ययन करते हैं। टीवी में हम समाचार, कार्टून, गीत, फिल्म आदि भी देखते हैं। अब इसमें आप सूची बना सकते हैं, आप टीवी में कौन कौन से प्रोग्राम देख सकते हैं, देखते हैं, आप कौन सा धारावाहिक देखते हैं, कौन सी फिल्म देखते हैं, कौन से गीत आप सुनते हैं। इस प्रकार से आप सूची भी इसमें बना सकते हैं। हमारा दूसरा जो प्रश्न है, इसमें दूसरा प्रश्न कहता है ख व्हाट्सएप से हम क्या क्या कार्य कर सकते हैं, विस्तार से वर्णन कीजिए। हम व्हाट्सएप के माध्यम से क्या क्या कार्य कर सकते हैं, उनका हम वर्णन कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, आजकल व्हाट्सएप हमारे लिए काफ़ी उपयोगी साबित हुआ है। इससे हम अनेक प्रकार के कार्य कर सकते हैं। आजकल पूरे देश में महामारी फैली हुई है
और इसी वजह से हम सबके विद्यालय भी बंद हैं। इस मुश्किल घड़ी में व्हाट्सएप हमारे लिए बहुत लाभदायक साबित हुआ है। व्हाट्सएप के माध्यम से हमारे सभी अध्यापक अध्यापिकाओं ने प्रत्येक कक्षा का अलग अलग कक्षा ग्रुप बनाया है और उस कक्षा ग्रुप में हमें ऑनलाइन पढ़ाई का कार्य दिया जाता है। व्हाट्सएप के माध्यम से सभी छात्र छात्राओं को उनके ग्रुप के कक्षा के ग्रुप में ऑनलाइन कक्षा की लिंक भी भेजी जाती है, जैसे गूगल मीट, जूम ऐप की लिंक। तो व्हाट्सएप से हम और भी बहुत सारे कर सकते हैं, जैसे हम किसी को भी मैसेज कर सकते हैं, फ़ोटो भेज सकते हैं, वीडियो भेज सकते हैं या अपनी आवाज़ रिकॉर्ड करके भी भेज सकते हैं। व्हाट्सएप वॉइस कॉल और वीडियो कॉल भी कर सकते हैं। तो ये तो मैंने बताया कि हम व्हाट्सएप के द्वारा क्या क्या कर सकते हैं। आप अन्य कुछ और करते होंगे व्हाट्सएप के माध्यम से, तो उसकी भी आप यहाँ पे सूची बना सकते हैं। अभी हमारा प्रश्न संख्या ग की ओर चलेंगे। प्रश्न संख्या ग कहता है, जिस विषय में हमें जानकारी नहीं होती है उस विषय की जानकारी प्राप्त करने हेतु क्या हम यूट्यूब पर वीडियो सर्च करते हैं? यदि हाँ, तो अभी तक आपने यूट्यूब पर अपनी क्षेत्रीय भाषा के कौन कौन से गीत सुने हैं? अब इसमें क्या है कि सबसे पहले तो जिस विषय की हमें जानकारी नहीं होती उस विषय की जानकारी प्राप्त करने हेतु क्या हम यूट्यूब पर सर्च करते हैं, वीडियो सर्च करते हैं? जी हाँ, बिल्कुल हम वीडियो यूट्यूब पर सर्च करते हैं। इसमें तो आप हाँ लिखिएगा। और यदि हाँ, तो अभी तक आपने यूट्यूब पर अपनी क्षेत्रीय भाषा के कौन कौन से गीत सुने हैं? तो आप जो भी अपनी क्षेत्रीय भाषा के गीत सुने हैं आपने, उनको यहाँ पर लिख सकते हैं, उनकी सूची बना सकते हैं कि ये गीत हमने सुने हैं। अब उसमें आपका गढ़वाली गीत हो सकता है, कुमाऊनी गीत हो सकता है, आपका जौनसारी गीत हो सकता है, आपका हिंदी भाषा का गीत हो सकता है, जो भी आपने उसमें सुने हैं। नेपाली भाषा हो सकता है, बिहारी भाषा, जो भी गीत आपने उसमें सुने हैं उनकी आप एक सूची यहाँ पर लिख सकते हैं। अब हम प्रश्न संख्या 2 पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 2 में देखिए मित्रों, यहाँ पर एक मास्क बना हुआ, चित्र में मास्क बना है। इस मास्क के ऊपर आपको 2 स्लोगन लिखने हैं। तो यहाँ पे दिए इसी प्रकार से 2 स्लोगन का निर्माण कीजिए। आपको 2 स्लोगन लिखने हैं, नारे लिखने हैं जो मास्क से संबंधित हों। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं स्लोगन। तो ये प्रश्न संख्या 2 का उत्तर हो जाएगा स्लोगन। तो स्लोगन 1 हमारा हो गया, स्लोगन संख्या 1 हमारा हो गया, कोरोना को हराना है, कोरोना को हराना है, मास्क को जरूर लगाना है। दूसरा हम लिख सकते हैं, इसमें आप अपनी तरफ से कुछ भी बना सकते हैं जो भी आपको अच्छा लगे। ये तो मैं आपको उदाहरण दे रहा हूँ। कोरोना को देंगे मात, लगाएंगे मास्क और दूर रहकर करेंगे बात। हम तीसरा इसमें लिख सकते हैं, 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी। तो इस प्रकार हम स्लोगन लिख सकते हैं। 2 स्लोगन आपको यहाँ पे लिखने हैं। मैंने यहाँ पे आपको 3 स्लोगन उदाहरण के रूप में दिए हैं। इसके अलावा आपको भी बहुत सारे स्लोगन आते होंगे, आपने सुने होंगे, आप उनको यहाँ पर इस प्रश्न के उत्तर में लिख सकते हैं। तो ये तो था हमारा प्रथम दिवस का मित्रों, ये प्रथम दिवस का था हमारा ये जो वर्कशीट थी उसका प्रथम दिवस, प्रथम सप्ताह का प्रथम दिवस, ध्यान रहे प्रथम सप्ताह का प्रथम दिवस। अब प्रथम सप्ताह के द्वितीय दिवस में हम चलते हैं। दूसरे दिन का जो है वो यहाँ पे शुरू होता है द्वितीय दिवस, दूसरा दिन का जो है। अब इसमें दिया गया है अपठित गद्यांश। तो मित्रों, अपठित गद्यांश जो हमने कभी पढ़ा हुआ नहीं है पहले, वो अपठित होता है। अब हम इसको पढ़ेंगे, तब इसके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तरों को जानेंगे। मानव और प्रकृति का संबंध अन्योन्याश्रित है। मानव ने आदिकाल में ही जंगलों में स्वयं को
सुरक्षित रखने के लिए पेड़ों को अपना बसेरा बनाया था। वृक्षों के साथ उसका नाता उतना ही पुराना है जितना कि स्वयं उसका अस्तित्व। तभी से मनुष्य ने जाना था कि स्वयं के जीवन को सुरक्षित रखने के लिए उसे वृक्षों को अपनाना होगा। वृक्ष न केवल हमें भोजन, ईंधन, वस्त्र, छाया, औषधि आदि देते हैं, बल्कि जीवन यापन हेतु सभी आवश्यक सामग्री और कागज, पेंसिल, रबर, गोंद, कोयला आदि हमें वृक्षों से ही मिलता है। इतना ही नहीं, वृक्ष कार्बन डाइऑक्साइड जैसी विषाक्त होते जहरीली वायु को आत्मसात कर हमें प्राणवाहिनी ऑक्सीजन देते हैं। यही कारण है ऋग्वेद और अथर्ववेद जैसे ग्रंथों में भी वृक्षों को पूज्य बताया गया है। हमारे पूर्वजों ने वृक्षों के महत्व को समझा था और यही कारण है कि वृक्ष हमारी परंपरा और संस्कृति से पूरी तरह से जुड़ गए हैं। आधुनिक जिंदगी में कई बार हम वृक्षों को महत्व देना भूल जाते हैं और औद्योगिकरण की आड़ में भी बड़ी मात्रा में वृक्षों को नष्ट कर देते हैं। परिणाम स्वरूप पर्यावरण में होने वाले परिवर्तनों ने हमें चेतावनी दी है कि अपना जीवन बचाना चाहते हैं तो हमें वृक्षों को बचाना होगा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कुछ चित्र दिए गए हैं, आप देख सकते हैं। चित्र में कुछ वृक्ष दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे, और यहाँ पर दिया है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, और ये यहाँ पे एक मनुष्य का चित्र यहाँ पे दिखाया गया है। तो इस प्रकार ये चित्र हैं। अब हमको ये जो हमने गद्यांश, अपठित गद्यांश पढ़ा, इस पर हमें क्या करना है, अपठित गद्यांश पर आधारित कुछ प्रश्न हैं, उन प्रश्नों के उत्तर हमें यहाँ पर लिखने हैं। तो आइए, हमारा प्रश्न संख्या 1 क्या कहता है। प्रश्न संख्या 1 कह रहा है मित्रों, उपर्युक्त गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। हमारा क है, प्रश्न संख्या क आप देख सकते हैं, वृक्ष हमें क्या क्या देते हैं। तो आपको इसी प्रश्न में गद्यांश में आपको इसका उत्तर मिल गया होगा। तो हम यहाँ पर द्वितीय दिवस के उत्तर भी आपको दिखा देते हैं। ये हमारे द्वितीय जो दिवस है उसके प्रश्नों के उत्तर यहाँ पर हमने अपनी तरफ से लिखे हैं। तो हमारा प्रश्न संख्या 1 का वृक्ष हमें भोजन, ईंधन, वस्त्र, छाया, औषधि आदि देते हैं। तो इस प्रकार आप इसका उत्तर लिख सकते हैं। अब हमारा जो अगला प्रश्न है वो है, वृक्ष कौन सी विषाक्त वायु आत्मसात करते हैं। मतलब वृक्ष कौन सी जो है जहरीली जो है गैस है, वायु है, उसको आत्मसात कर लेते हैं, उसको ग्रहण कर लेते हैं, वायुमंडल से उसको हटा देते हैं। तो इसका उत्तर हम लिख सकते हैं यहाँ पर कि वृक्ष कार्बन डाइऑक्साइड जैसी विषाक्त वायु को आत्मसात कर हमें प्राणवाहिनी ऑक्सीजन देते हैं। तो इस प्रकार इसका उत्तर हो जाएगा। इसी प्रकार अगला जो हमारा ग प्रश्न है द्वितीय दिवस का, उसमें है, गद्यांश में आए हुए 2 वेदों के नाम लिखने हैं। तो गद्यांश में 2 वेद के नाम आए थे। तो मित्रों, गद्यांश में आए हुए 2 वेदों के नाम हैं, पहला है ऋग्वेद, दूसरा है अथर्ववेद। 2 वेदों के नाम इस गद्यांश में आए हैं, आपको दिखाई दिए होंगे। यहीं पर देखो, यहाँ पे दिया है ऋग्वेद और अथर्ववेद। यहाँ पे 2 वेदों के नाम इसमें गद्यांश में आए हैं। अगला हमारा प्रश्न संख्या 1 का घ हमें क्या कहता है कि वृक्ष हमारी परंपरा और संस्कृति से कैसे जुड़ गए हैं। तो इसका हम उत्तर ऐसे लिख सकते हैं कि जो है वृक्ष कैसे जुड़ गए हैं। तो हमारे जो ऋग्वेद और अथर्ववेद जैसे ग्रंथों में भी वृक्षों को पूज्य बताया गया है। हमारे पूर्वजों ने वृक्षों का महत्व को समझा था और यही कारण है कि वृक्ष हमारी परंपरा और संस्कृति से पूरी तरह
जुड़ गए हैं, हम वृक्षों की पूजा भी करते हैं। आपको मालूम ही होगा हमारे जो हिंदू धर्म है उसमें वृक्षों की पूजा अवश्य की जाती है। अगला जो हमारा प्रश्न है वो है कि इस गद्यांश में आए हुए संयुक्ताक्षर वाले शब्द ढूंढ कर लिखने हैं। जो ऐसे अक्षर जो संयुक्त अक्षरों से मिलकर बने हैं और संयुक्त हुए हैं, कई अक्षरों से मिलकर संयुक्त अक्षर बने हैं, तो उसमें इसी गद्यांश में हम बहुत सारे शब्द हमको यहाँ पर मिल जाएंगे। जैसे कि हमारा एक शब्द है अन्योन्याश्रित, एक शब्द है अन्योन्याश्रित। इसी प्रकार से हमारा अस्तित्व यहाँ पे शब्द हो सकता है, आत्मसात शब्द हो सकता है। इस प्रकार से हमें केवल 2 शब्दों को यहाँ पर लिखना है जो कि संयुक्ताक्षर कहलाते हैं। तो यहाँ पर हम 2 शब्द लिख देंगे। तो उत्तर में मैंने यहाँ पर दिया है अन्योन्याश्रित और अस्तित्व। तो आप 2 शब्द यहाँ पर लिख सकते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है वो है मित्रों, आप 9th कक्षा 9 के छात्र छात्राओं के लिए ये दिया गया है। तो पिछली जो कक्षा थी कक्षा 8, उस पर ये प्रश्न दिया गया है। कक्षा 8 की हिंदी से प्रश्न संख्या 2। पिछली कक्षा में आपने बस की यात्रा पाठ में 5 मित्रों के यात्रा अनुभव को पढ़ा। आपने भी बस, कार, रेल आदि से यात्रा की होगी। उस यात्रा में आपको अनेक अनुभव हुए होंगे। आप उन्हीं अनुभवों को याद करते हुए एक लेख लिखना है। तो मित्रों ये जो प्रश्न है प्रश्न संख्या 2, ये कहता है कि जब हम पिछली कक्षा में हमने बस की यात्रा का पाठ पढ़ा था और उसमें जो 5 मित्र थे वो अपनी बस की यात्रा का अनुभव उन्होंने वहाँ पर लिखा था। उसी प्रकार से आपने भी कोई बस की यात्रा या कार की या आपके रेल की यात्रा, टैक्सी की यात्रा की होगी। तो आप की जो यात्रा है, यात्रा के बारे में आपको यात्रा वर्णन करना है, एक लेख लिखना है। तो आप इसको अपने अनुभवों के आधार पर जो भी आपने यात्रा की होगी छात्र छात्राओं के द्वारा ये लिखा जाएगा। तो इसको आप लिख सकते हैं यात्रा वर्णन। तो इस प्रकार से द्वितीय दिवस का कार्य हो गया। अब हम चलते हैं प्रथम सप्ताह के तृतीय दिवस की ओर। तृतीय दिवस में मित्रों ये तृतीय दिवस में पद्यांश आया है। अभी जब हम द्वितीय दिवस की बात कर रहे थे तो वहाँ अपठित गद्यांश आया था, यहाँ पर पद्यांश। पद्यांश का अर्थ है कविता। तो इसमें कविता दी है और उस कविता पर हमने क्या करना है, प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। हमारी कविता है, मैया कभई बढ़ेगी चोटी, कितनी बार मोही दूध पियत भई, यह अजऊ है छोटी। तू तो कहती बल की बेनी, ज्यों है लांबी मोटी। काढ़त गुहत नीहा वावत जही, नागिन सी भूई लोटी। कांचो दूध पियावत पचपची, देती न माखन रोटी। सूर चीर जीवऊ दो भैया, हरी हलधर की जोटी। ये सूरदास जी द्वारा लिखित कविता का यहाँ पर अंश है, पद जो है उनका, उस पर ये कविता है। अब इसका भावार्थ भी देखिए, आपके जो अभ्यास पत्रक है प्रश्न में ही आपको इसका अर्थ भी, भावार्थ भी दिया हुआ है, उसको भी आप पढ़ लीजिएगा तो आसानी होगी प्रश्नों के उत्तर देने में। श्री कृष्ण कहते हैं, मैया मेरी चोटी कब बढ़ेगी, मुझे दूध पीते कितनी देर हो गई, पर यह तो अब भी छोटी ही है। तू जो यह कहती है कि दाऊ भैया की चोटी के समान यह भी लंबी और मोटी हो जाएगी, और कंघी करते, गूंथते या स्नान कराते समय सर्पिणी के समान भूमि तक लौटने लगेगी, यह तेरी बात ठीक नहीं जान पड़ती। तू मुझे बार बार परिश्रम करके कच्चा दूध पिलाती है, मक्खन रोटी नहीं देती। सूरदास जी कहते हैं कि बलराम घनश्याम की जोड़ी अनुपम है, ये दोनों भाई चिरंजीवी हैं, अर्थात लंबी आयु वाले हैं।
अब इसमें कुछ प्रश्न दिए गए हैं मित्रों। अब इन प्रश्नों के उत्तर आपको लिखने हैं। तो हमारा प्रश्न संख्या 1 है, पद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क है, श्री कृष्ण किस संबंध में अपनी माता से प्रश्न कर रहे हैं? तो आपको पता ही है कि श्री कृष्ण अपनी चोटी के बढ़ने के विषय में अपनी माता से प्रश्न कर रहे हैं। तो मित्रों, ये जो हमारा तृतीय दिवस का पद्यांश वाला है, तो इसके उत्तर हम इस प्रकार से यहाँ पर देख सकते हैं। हमारा जो पहला प्रश्न जो अभी आया वो है कि श्री कृष्ण किस संबंध में बात कर रहे हैं, तो वो है क, श्री कृष्ण अपनी चोटी के संबंध में अपनी माता से बात कर रहे हैं। किसके संबंध में बात कर रहे हैं? चोटी के संबंध में बात कर रहे हैं। इसी प्रकार से हमारा जो अगला प्रश्न है वो अगला प्रश्न संख्या ख है कि श्री कृष्ण अपनी चोटी को किसके समान भूमि पर लौटने वाली सोच रहे हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा कि श्री कृष्ण अपनी चोटी को सर्पिणी के समान भूमि पर लौटने वाली सोच रहे हैं। तो यहाँ पर जो ये उत्तर हो गया सर्पिणी के समान, तो यहाँ पर आप इसका उत्तर सर्पिणी के समान लिख सकते हैं। अगला हमारा जो इसमें प्रश्न है वो है ग, श्री कृष्ण के भाई का नाम क्या है? तो श्री कृष्ण के भाई का नाम हलधर यहाँ पर बताया गया है। हल को धारण करने वाले हलधर, या बलराम भी आप इसमें अर्थ में दिया गया है। तो आप यहाँ पर श्री कृष्ण के भाई का नाम लिख सकते हैं उत्तर में। श्री कृष्ण जी के भाई का नाम हलधर बलराम है। तो ये आप उत्तर लिख सकते हैं। इसी प्रकार से अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न हमें क्या कहता है? प्रश्न कह रहा है कि उपर्युक्त पद की रचना किसने की? जो ये पद, ये कविता लिखी है, इसकी रचना किसने की? तो मैंने आपको बता ही दिया है कि इस पद की रचना सूरदास जी, जो कृष्ण भक्त कवि हुए हैं सूरदास जी, उन्होंने इसकी रचना की है। तो हम इसका उत्तर लिख सकते हैं, उपर्युक्त पद की रचना कृष्ण भक्त कवि सूरदास जी ने की है। तो ये इसका उत्तर हो जाएगा। अब इसी में जो अगला प्रश्न है इस कविता पर आधारित, वो है कुछ शब्द दिए गए हैं, उनके अर्थ लिखने हैं। तो निम्नलिखित शब्दों के अर्थ लिखिए। हमारे पास शब्द है अजहूँ, काढ़त, भूई, पचपची, जोटी। इन 5 शब्दों के हिंदी में अर्थ लिखने हैं। तो इनके अर्थ इस प्रकार हो सकते हैं मित्रों। ये अर्थ यहाँ पर आप देखेंगे शब्दों के अर्थ। अजहूँ का अर्थ होता है अब भी, काढ़त होता है कंघी करना, बाल बनाना, भूई होता है भूमि, और पची पची होता है बार बार, जोटी बोलते हैं जोड़ी को। जो श्री कृष्ण और उनके भाई बलराम जी की जो जोड़ी है वो चिरंजीवी है, यहाँ पर बताया गया है। अब हम चलते हैं इसी में जो हमारी एक कहानी दी हुई है उस कहानी को हम पढ़ लेते हैं और फिर उस पर एक कविता बनानी है। कहानी इस प्रकार है। प्राचीन काल में यूनान में मिडास नामक एक लालची राजा रहता था। मिडास को सोना इकट्ठा करने की धुन सवार थी। एक रात उसके सपने में एक देवदूत आया और उसने मिडास से वरदान मांगने को कहा। मिडास ने वरदान मांगा, मैं जिस वस्तु को छू लूं वो सोने की बन जाए। देवदूत ने ऐसा ही किया। जागने पर मिडास ने अनेक वस्तुओं को बारी बारी से छूकर देखा तो सारी वस्तुएं सोने में बदल गई। मिडास की खुशी की सीमा ना रही। तभी सेवक भोजन लेकर आया। मिडास ने जैसे ही भोजन को छुआ तो वो भोजन कैसा बन गया? सोने का बन गया। भोजन सोने का बन गया। उसके बाद उसकी पुत्री वहां खेलती हुई आई। मिडास ने जैसे ही उसे छुआ तो क्या हुआ बच्चों? क्या हुआ? वह भी सोने की बन गई। मिडास सिर पीट पीट कर रोने लगा और देवदूत को याद करने लगा। देवदूत प्रकट हुआ तो मिडास ने क्षमा मांगते हुए उससे अपना वरदान वापस लेने की प्रार्थना की।
देवदूत ने मिडास पर दया करते हुए वैसा ही किया और सभी वस्तुएं पुनः पहले जैसी हो गई। मिडास की जब नींद खुली तो वह बहुत खुश हुआ, क्योंकि यह सब एक सपना था, किंतु अब उसने लालच सचमुच छोड़ दिया था। तो मित्रों, ये तो थी कहानी। अब प्रश्न क्या कहता है मित्रों? प्रश्न में कहा गया है कि ये प्रश्न संख्या 2 में कहा गया है कि कहानी को पढ़कर कविता में रूपांतरित कीजिए। अब इसको कहानी हमने पढ़ ली, अब इसको कविता बनानी है। उदाहरण के लिए कुछ पंक्तियां यहाँ पे दी हैं। लालची राजा था मिडास, उस पर रहती थी धुन सवार, सोने का मैं महल बनाऊं, पर इतना सोना कहाँ से लाऊं। अब ये 4 पंक्ति दी। अब इससे आगे की पंक्तियां इस की जोड़नी है और इस कहानी को कविता के माध्यम से बताना है। तो मैंने थोड़ा सा प्रयास किया है इसमें कि कैसे कविता बन सकती है। आप इसमें और प्रयास कर सकते हैं और अच्छा भी आप कहानी का कविता में रूपांतरण कर सकते हैं। ये मेरा सिर्फ एक प्रयास है आपको समझाने का कि किस प्रकार से आप इसको कविता में रूपांतरण कर सकते हैं। तो इस प्रकार से प्रश्न संख्या 2 कहानी का कविता में रूपांतरण हो जाएगा। देखिएगा। लालची राजा था मिडास, लालची राजा था मिडास, उस पर रहती थी धुन सवार, सोने का मैं महल बनाऊं, पर इतना सोना कहाँ से लाऊं। सपने में उसके एक देवदूत आया, मिडास ने उससे मांगा वरदान, छू लूं जिस वस्तु को वह सोने की बन जाए, और सारी वस्तुएं सोने की हो जाएं। देकर मिडास को वरदान, देवदूत हो गया अंतर ध्यान। सेवक खाना लेकर आया, मिडास ने खाने के लिए भोजन पर हाथ लगाया। खाना सोने का बन गया, वो उसे न खा पाया। उसकी पुत्री खेलती हुई उसके पास आई, उसने उसे छूकर पुत्री भी सोने की बनाई। मिडास हुआ हताश, उसने देवदूत को किया याद। देवदूत प्रकट हो आया, मिडास ने क्षमा मांगी, वरदान वापस लेने की प्रार्थना की। देवदूत ने उसकी यह इच्छा भी पूरी की। यह सब था एक सपना, मिडास पा गया सब अपना। सपना था यह सब एक, मिडास को सबक दे गया अनेक। सपने ने मिडास की आंखों को खोल दिया, लालच उसने सचमुच छोड़ दिया। लालच उसने सचमुच छोड़ दिया। तो इस प्रकार से आप कविता बना सकते हैं और अच्छी कविता आप इससे अच्छी कविता बनाइएगा। ये थोड़ा सा प्रयास मैंने जल्दबाजी में किया, तो इससे अच्छी और कविता भी बन सकती थी। तो अभी हम चतुर्थ दिवस की ओर चलेंगे। चौथे दिवस में क्या कार्य यहाँ पर हो सकता है, क्या पत्रक दिया है अभ्यास पत्रक में। चौथे दिवस में देखिए यहाँ पर एक मित्रों चित्र दिया है। एक आप देख रहे होंगे यहाँ पर एक चित्र है। इस चित्र में कुछ लोग सफाई वगैरह कुछ कर रहे हैं, स्वच्छता अभियान चलाया गया है। तो इस चित्र को देखना है आपने। इस चित्र को देख करके एक कहानी का निर्माण करना है। चौथे दिवस में कहानी निर्माण करना है। प्रश्न संख्या 1 है, चित्र को देखकर एक कहानी का निर्माण कीजिए। तो आप इस को देखकर एक कहानी का निर्माण कर सकते हैं। तो हम एक छोटी सी कहानी इसमें लिख सकते हैं, एक लेख लिख सकते हैं। तो आइए चतुर्दिवस की ओर चलते हैं, चतुर्थ दिवस में, और देखते हैं प्रश्न संख्या 1 का उत्तर, चित्र देखकर कहानी का निर्माण। तो हम यहाँ पे देखेंगे, लिख सकते हैं। कुछ उदाहरण मैं आपको दे रहा हूँ। राहुल, गीता, मीना नाम के 3 बच्चे एक ही मोहल्ले में रहते थे। वे तीनों बहुत ही अच्छे दोस्त थे।
उनके मोहल्ले में बहुत सारी छोटी छोटी गलियां और नालियां भी थीं। उनके मोहल्ले में रहने वाले लोग बिल्कुल भी साफ सफाई का ध्यान नहीं रखते थे। यहाँ तक कि मोहल्ले में कोई कूड़ादान भी नहीं था। आते जाते लोग रास्ते पर ही कूड़ा फेंक दिया करते थे, जिसकी वजह से मोहल्ला बहुत गंदा होने लगा। मोहल्ले में मक्खी मच्छर का प्रकोप बढ़ने लगा। अब मोहल्ले के लोग बीमार पड़ने लगे और मोहल्ले में लोगों का आना जाना भी कम हो गया। तीनों मित्र यह सब देखकर बहुत उदास थे। अब तीनों ने मिलकर मोहल्ले को साफ करने का निर्णय लिया और अगले दिन से ही तीनों काम पर लग गए। उन्होंने मोहल्ले में कूड़ेदान लगवाए और मोहल्ले को साफ किया। यह सब देखकर लोगों को बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई और वे सब भी मोहल्ला साफ करने में लग गए। अब उनका मोहल्ला साफ हो गया और सभी स्वस्थ और खुशी खुशी रहने लगे। तो इस प्रकार एक हम छोटी सी कहानी का निर्माण कर सकते हैं। अभी हम दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। देखो मित्रों, दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है। चतुर्थ दिवस में प्रथम सप्ताह के प्रश्न संख्या 2, निम्नलिखित शब्दों की सहायता से एक कहानी का निर्माण करना है। अब यहाँ पे शब्द दिए हैं और इन शब्दों की सहायता से एक छोटी सी कहानी का हम निर्माण कर सकते हैं। यहाँ पर हमें दिया है, पहला शब्द है कोरोना वायरस, ये भी चित्र दिया है। दूसरा शब्द है लॉकडाउन, ये भारत बंद का चित्र दिया है। तीसरा शब्द है सैनिटाइजर की बोतल यहाँ पे दिखाई है। मास्क शब्द है, मास्क दिखाया है। अगला शब्द है गांव, ये गांव का चित्र दिखाया है। फिर शहर है, शहर का यहाँ पे दिखाया। ये शब्द दिए हैं। और इस सातवां शब्द एक डॉक्टर है और ये डॉक्टर यहाँ पे दिखाया गया है। कोवैक्सीन एक वैक्सीन है जो कि कोरोना से बचाव के लिए लगाई जाती है। और कोविशील्ड एक दूसरी वैक्सीन है जो कि कोरोना से बचाव के लिए लगाई जाती हैं। और फिर यहाँ पे 10वां जो शब्द है वो है ऑक्सीजन सिलेंडर, जो कि यहाँ पे जब कोरोना वायरस से ग्रसित लोगों को ऑक्सीजन की ज़रूरत हुई तो उनको ऑक्सीजन सिलेंडर से ऑक्सीजन दी गई। तो ये हमारे पास 10 शब्द हैं मित्रों। इन 10 शब्दों को हमने अपनी एक छोटी सी कहानी बनानी है। 10 शब्दों का प्रयोग करना है, सभी शब्दों का प्रयोग हो ऐसी कहानी यहाँ पर बनानी है। तो आइए मित्रों, मैंने एक छोटा सा प्रयास किया है कि कहानी इस प्रकार से हम बना सकते हैं और आप और इससे अच्छी बना सकते हैं। ये हमारा प्रयास है। प्रश्न संख्या 2, दिए गए शब्दों की सहायता से कहानी का निर्माण हम कैसे कर सकते हैं। देखिएगा, यहाँ पर एक छोटी सी कहानी है। रमेश नाम का एक लड़का था। वह शहर में रहता था। कोरोना वायरस के प्रकोप से लॉकडाउन लगने के कारण रमेश अपने गांव आ गया। गांव में आकर रमेश को तेज बुखार आ गया। उसकी माँ उसके पास उसका बुखार देखने आई तो उसने अपनी माँ को अपने किसी भी सामान को छूने से मना कर दिया। उसने माँ से कहा कि उसे लगता है कि उसे कोरोना हो गया है। उसने अपने आप को एक कमरे में बंद कर लिया और अपनी माँ को भी मास्क और सैनिटाइजर का उपयोग करने को कहा। कुछ दिनों के बाद जब रमेश ठीक हो गया और बंद कमरे से बाहर आया तो अपनी माँ से कहा कि यह तो केवल मामूली बुखार था जो साधारण डॉक्टर की दवाई से भी ठीक हो जाता, पर मैंने पूरी सावधानी रखी। उसकी माँ को कुछ समझ नहीं आया और माँ ने उससे पूछा कि उसने उससे दूर रहने को क्यों कहा। तब रमेश ने अपनी माँ को समझाया कि आजकल पूरे देश में कोविड-19 कोरोना वायरस फैल रहा है, जिसके कारण लाखों लोगों की मौतें हो रही हैं
और कुछ लोगों को तो ऑक्सीजन की कमी हो रही है, उन्हें ऑक्सीजन सिलेंडर से ऑक्सीजन देनी पड़ रही है। हमारे देश के वैज्ञानिकों ने इसके लिए वैक्सीन टीके का निर्माण किया है, जिसके नाम कोवैक्सीन और कोविशील्ड हैं। इसलिए जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। अब रमेश की माँ को सब कुछ समझ आ गया और वह सब सावधानी बरतने लगी। तो इस प्रकार जो हमें शब्द दिए गए थे उससे हम छोटी सी कहानी का हम निर्माण कर सकते हैं, एक पेज का। तो इसमें जो हमें शब्द दिए गए थे मित्रों, उन सभी शब्दों को यहाँ पे लगभग हमने प्रयोग किया है। जैसे कि शहर एक शब्द आया था तो यहाँ हमने शहर का प्रयोग किया। कोरोना वायरस एक शब्द आया, उसको हमने कोरोना वायरस का प्रयोग किया। लॉकडाउन शब्द का यहाँ पे प्रयोग किया। और गांव एक शब्द आया था, गांव का हमने यहाँ पे प्रयोग किया। इसके बाद हमने सैनिटाइजर शब्द का भी यहाँ पे प्रयोग किया। और इसमें जो डॉक्टर शब्द आया था, एक डॉक्टर का भी हमने यहाँ पर प्रयोग किया। लगभग हमने सभी शब्दों का यहाँ पे प्रयोग किया। जो कि यहाँ पे ऑक्सीजन सिलेंडर एक शब्द था, उसका भी हमने प्रयोग किया। और जो हमारी वैक्सीन थी, वैक्सीन के नाम उसमें दिए गए थे, तो हमने कोवैक्सीन और कोविशील्ड दोनों वैक्सीन के नामों के जो शब्द दिए गए थे उनका भी यहाँ पर प्रयोग किया। मास्क एक यहाँ पे शब्द दिया गया था, तो मास्क शब्द का भी हमने यहाँ पर प्रयोग किया है। सैनिटाइजर और मास्क जो दोनों शब्द का हमने यहाँ पे प्रयोग किया है, आपको दिखाई दे रहे होंगे। ये शब्द मास्क और सैनिटाइजर का यहाँ पे हमने प्रयोग किया है। तो लगभग सभी शब्दों के जो 10 शब्द दिए थे उन सभी शब्दों का प्रयोग करते हुए हमने इस कहानी का निर्माण किया। तो इस प्रकार से हमारा चतुर्थ दिवस पूर्ण होता है। आइए अब हम चलते हैं पंचम दिवस पर। पांचवा दिवस, प्रथम सप्ताह का पांचवा दिवस का जो हमारा वर्कशीट है, कक्षा 9 हिंदी की हम वर्कशीट का अध्ययन कर रहे हैं। तो मित्रों, आप हमारे चैनल को ये जो देखते हैं उसको आप सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक अवश्य कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा, जिससे सभी उत्तराखंड के हमारे जो सरकारी विद्यालयों के बच्चे हैं वो इस वर्कशीट से लाभ उठा सकें। तो हम पंचम दिवस की ओर चल रहे थे। पंचम दिवस में जो पहला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 1, वह है कल्पना कीजिए कोरोना वायरस के कारण लगा हुआ लॉकडाउन खुल गया है, विद्यालय खुल गए हैं, आज स्कूल का पहला दिन है, किंतु आप स्कूल नहीं गए, आपका दोस्त स्कूल गया है। जब वह स्कूल से घर आता है तो आप उससे स्कूल के बारे में क्या क्या बातचीत करेंगे, उसी बातचीत को संवाद के रूप में लिखिए। तो मित्रों, यहाँ पर अभी तक हमने गद्यांश, पद्यांश, कहानी पढ़ा। यहाँ पे संवाद, जो वार्तालाप, बातचीत है, उसको यहाँ पर पंचम दिवस में लिया गया है। तो इसमें बताया गया है कि जब लॉकडाउन खुल गया और आप स्कूल गए तो आपने अपने मित्र से जो बातचीत की उसको यहाँ पर अपने शब्दों में लिखना है। तो आपका मित्र कोई भी हो सकता है। यहाँ पर आप उदाहरण के लिए यहाँ पे दिया गया है कि राकेश स्कूल नहीं गया। राकेश अपने दोस्त राहुल से बातचीत कर रहा है। राकेश बोल रहा है, क्या तुम आज स्कूल गए थे? राहुल बोलता है हाँ। तो ये वार्तालाप है। तो एक उदाहरण दिया है। तो ये जरूरी नहीं है कि हम राकेश नाम ही लें, जरूरी नहीं है कि हम राहुल नाम ही लें। आप कोई भी नाम अपने मित्रों के नाम यहाँ पर लिख सकते हैं और बातचीत को उसको पूरा कर सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं। तो हम इसका एक उदाहरण आपको पंचम दिवस का जो है उदाहरण इसका हम दे रहे हैं, बातचीत के अंश का। तो इसमें हम प्रश्न संख्या 1 का जो उत्तर है, बातचीत को संवाद के रूप में लिखना, किस प्रकार से लिख सकते हैं देखिएगा। हमने यहाँ 2 मित्रों को लिया है। एक मित्र का नाम है राकेश और दूसरे मित्र का नाम है अनुज। तो ये मेरी कक्षा के 2 बच्चे हैं, मेरी कक्षा 9 की कक्षा के 2 बच्चे हैं, जिसमें एक बच्चे का नाम राकेश है और एक का नाम अनुज है। तो आप भी अपनी कक्षा के बच्चों का नाम यहाँ पर लिख सकते हैं।
तो राकेश कहता है अनुज से, अनुज क्या आज तुम स्कूल गए थे? अनुज कहता है हाँ। अब राकेश बोलता है, पूछता है अपने मित्र अनुज से, जो स्कूल गया था अनुज, उससे पूछ रहा है, आज स्कूल का पहला दिन था तो तुम्हें स्कूल जाकर कैसा लगा? अनुज बोलता है, मुझे स्कूल में जाकर बहुत अच्छा लगा और हम सब ने मिलकर बहुत अच्छे से पढ़ाई भी की। फिर राकेश बोलता है, हाँ। राकेश बोलता हाँ, कक्षा में सभी अध्यापक अध्यापिकाओं से पढ़ने का आनंद ही कुछ और होता है। अनुज बोलता है, तुम आज स्कूल क्यों नहीं आए? राकेश बताता है स्कूल ना आने का कारण। राकेश बोलता है, मुझे स्कूल आने का बहुत मन था, किंतु मुझे आज कुछ आवश्यक कार्य हेतु कहीं जाना था, इसलिए मैं स्कूल नहीं आ पाया। अनुज बोलता है, अनुज कल तुम विद्यालय जरूर आना, हम सब तुम्हारी प्रतीक्षा करेंगे। राकेश बोलता है, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि आज कक्षा में कौन कौन से विषयों की पढ़ाई हुई? अनुज बोलता है, हाँ, आज हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान और संस्कृत विषयों में पढ़ाई हुई। आप सभी विषयों के गृह कार्य को अपनी डायरी में नोट कर लो। राकेश बोलता है, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस प्रकार हम इस वार्तालाप को पूरा कर सकते हैं, जो कि हमारा यह पंचम दिवस का भाग है। इस लॉकडाउन जो लॉकडाउन के बाद जब स्कूल खुला तो उसमें मित्रों की बातचीत को हम इस प्रकार से पूरा कर सकते हैं। इसी में वार्तालाप श्रेणी में ही आपको वार्तालाप शैली जो हमारी है, उसी में प्रश्न संख्या 2 है, चित्र में अनुपम और अनुपम की माँ है, अनुपम आज बहुत उदास है। तो ये चित्र यहाँ पे मित्रों आप देख लीजिए, चित्र है, आपको चित्र दिखाई दे रहा होगा। तो ये चित्र दिया गया है, इसमें आप देखिएगा, ये चित्र है। इस चित्र में अनुपम और उसकी माँ है और वो आपस में बातें कर रहे हैं। तो इस चित्र को देखते हुए आपको वार्तालाप पूरा करना है। तो हमारा ये माँ कह रही है अनुपम से, अनुपम खाना तैयार है, जल्दी आ जाओ। अनुपम कहता है, मेरा मन नहीं है माँ। माँ कहती है, अनुपम के सिर पर हाथ फेर कर बोलती है, आज उदास क्यों हो, मुझे बताओ। अनुपम बोलता है, माँ रविवार को राघव का जन्मदिन है। अब यहीं पर वार्तालाप रुक जाता है, आगे का वार्तालाप आपको पूरा करना है। चित्र को देखकर अनुपम और माँ की बातचीत को आगे बढ़ाइए। अब इसको हम किस प्रकार से आगे बढ़ाते हैं, तो मैंने इसको बढ़ाने का कुछ प्रयास किया है, तो आप भी अपने तरीके से इसको बढ़ा सकते हैं। प्रश्न संख्या 2, चित्र देखकर बातचीत को आगे बढ़ाना। तो पहले तो हम शुरू से ही इसको ले लेते हैं वार्तालाप को। माँ कहती है अनुपम से, अनुपम खाना तैयार है, जल्दी आ जाओ। अनुपम कहता है, मेरा मन नहीं है माँ। माँ बोलती है, अनुपम के सिर पर हाथ फेर कर बोलती है, आज उदास क्यों हो, मुझे बताओ। अनुपम कहता है, माँ रविवार को राघव का जन्मदिन है। तो यहाँ रुक गया था वार्तालाप, उसी को हम अब यहाँ से आगे बढ़ाना शुरू करते हैं। माँ रविवार को राघव का जन्मदिन है, उसे तोहफे में क्या दूं? माँ बोलती है, तुम चिंता मत करो, पहले खाना खा लो, उसके बाद हम दोनों मिलकर राघव के लिए तोहफा बनाएंगे। अनुपम बोलता है, ठीक है माँ। माँ बोलती है, क्यों ना हम राघव के लिए घर पर ही फूल के गमले को रंगों और सितारों से सजाकर तैयार करें। अनुपम बोलता है, हाँ माँ, यह तो बहुत अच्छा विचार है, राघव को भी यह तोहफा बहुत पसंद आएगा। तो इस प्रकार से वार्तालाप हमने यहाँ पे पूरा किया।
तो यहाँ पे देखो चित्र में दिया गया था, जो ये चित्र था इसमें एक गमला दिया गया था जिसमें वो बच्चा जो है उसको क्या कर रहा है, कलर करने, बच्चा और उसकी माँ उसको गमले को कलर कर रहे हैं, उसमें सितारे लगा रहे हैं। तो उसी को कहानी को हमने यहाँ पे बढ़ाया है। अब चलते हैं 5 दिन, हमारा पहले सप्ताह का 5वां दिन पूरा हुआ। अब चलते हैं हम छठे दिन की ओर। छठा मतलब अंतिम दिन, सप्ताह का अंतिम दिन, छठा दिन। इसमें क्या दिया है, षष्ठम दिवस मुंशी प्रेमचंद जी को लिया गया है। तो प्यारे बच्चों, कक्षा 9 में मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा लिखित पहला ही पाठ है और उनकी जीवन परिचय उसमें दिया गया है। तो इसी को हम यहाँ पे उनके जीवन परिचय को यहाँ पर पढ़ेंगे। देखिए प्रश्न संख्या 1, मुंशी प्रेमचंद हिंदी और उर्दू के सर्वाधिक लोकप्रिय उपन्यासकार, कहानीकार और विचारक थे। इनका मूल नाम धनपत राय श्रीवास्तव था। इनका जन्म 31 जुलाई 1880 वाराणसी के लमही नामक गांव में हुआ था। माता का नाम आनंदी देवी था तथा पिता मुंशी अजायब राय लमही में डाक मुंशी थे। इनकी शिक्षा का आरंभ उर्दू फारसी में हुआ। 1898 में मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद वे एक स्थानीय विद्यालय में शिक्षक नियुक्त हो गए। नौकरी के साथ साथ इन्होंने पढ़ाई भी जारी रखी। उपन्यास के क्षेत्र में इनके योगदान को देखकर बंगाल के विख्यात उपन्यासकार शरत चंद्र चट्टोपाध्याय ने इन्हें उपन्यास सम्राट कहकर संबोधित किया था। प्रेमचंद ने हिंदी कहानी और उपन्यास की एक ऐसी परंपरा का विकास किया जिसने पूरी सदी के साहित्य का मार्गदर्शन किया। गबन, गोदान, सेवा सदन, निर्मला, रंगभूमि आदि इनके प्रसिद्ध उपन्यास हैं। इनकी मृत्यु 8 अक्टूबर 1936 को वाराणसी में हुई। तो ये तो हमने इनकी जीवन परिचय पढ़ा। अब मित्रों इसमें कुछ प्रश्नों दिए गए हैं, उनके उत्तर हम लिखेंगे। प्रश्न संख्या क इसमें दिया है, मुंशी प्रेमचंद का मूल नाम क्या था। तो यहीं पर दिया है मुंशी प्रेमचंद जी का मूल नाम क्या था। मुंशी प्रेमचंद जी का मूल नाम था धनपत राय श्रीवास्तव। तो ये आप उत्तर लिख सकते हैं। तो यहाँ उत्तर आप किस प्रकार से लिखेंगे, षष्ठ दिवस की ओर हम चलते हैं। छठा दिन है और प्रश्न संख्या 1 का उत्तर मुंशी प्रेमचंद जी का मूल नाम धनपत राय श्रीवास्तव था। ये मैंने हाईलाइट करके आपको दिया है यहाँ पर उत्तर, प्रश्न का उत्तर ये हाईलाइट है। तो ये उत्तर आप यहाँ पे से लिख लेंगे, धनपत राय श्रीवास्तव। इसी प्रकार से प्रश्न संख्या 2 क्या कहता है। प्रश्न संख्या 2 कहता है, इसमें ख, जो एक का ख मतलब दूसरा प्रश्न ख है, तो मुंशी प्रेमचंद का जन्म कब और कहाँ हुआ था। यहीं पर आपको उत्तर मिलेंगे। मुंशी प्रेमचंद जी का जो जन्म है वो 31 जुलाई 1880 वाराणसी के लमही नामक गांव में हुआ था। तो इसका उत्तर हम लिखेंगे, मुंशी प्रेमचंद का जन्म 31 जुलाई सन 1880 को वाराणसी के लमही गांव में हुआ था। तो इस प्रकार से आप इसका उत्तर लिख सकते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला हमारा प्रश्न है ग, मुंशी प्रेमचंद को किसने उपन्यास सम्राट कहकर संबोधित किया। तो यहीं पर हम उत्तर यहाँ पे देख सकते हैं कि बंगाल के विख्यात उपन्यासकार शरत चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने उनको उपन्यास सम्राट कहकर संबोधित किया था। तो इसका उत्तर हम यहाँ पे देख सकते हैं कि बंगाल के विख्यात उपन्यासकार शरत चंद्र चट्टोपाध्याय ने मुंशी प्रेमचंद को उपन्यास सम्राट कहकर संबोधित किया था। इस प्रकार हम उत्तर लिख सकते हैं। प्रश्न संख्या घ की ओर चलेंगे। मुंशी प्रेमचंद के उपन्यासों के नाम लिखने हैं। तो मुंशी प्रेमचंद जी के उपन्यासों के नाम यहीं पर दिए हैं, आप देख सकते हैं। मुंशी प्रेमचंद जी के उपन्यासों के नाम गबन, गोदान, सेवा सदन, निर्मला, रंगभूमि जो है इनके प्रसिद्ध उपन्यास हैं। तो इसी को हम उत्तर हम लिख सकते हैं यहाँ पर, क्या, गबन, गोदान, सेवा सदन, निर्मला, रंगभूमि आदि मुंशी प्रेमचंद जी के प्रसिद्ध
उपन्यास हैं। प्रश्न संख्या जो अंतिम है, 5वां प्रश्न है पहले का, उसमें हम देखेंगे मुंशी प्रेमचंद जी की मृत्यु कब और कहाँ हुई थी। तो इसका उत्तर अंत में दिया है। मुंशी प्रेमचंद जी की जो मृत्यु है 8 अक्टूबर को 1936 को वाराणसी में हुई थी। तो इसका भी उत्तर हम यहाँ पे देख सकते हैं कि मुंशी प्रेमचंद जी की मृत्यु 8 अक्टूबर सन 1936 को वाराणसी में हुई थी। तो इस प्रकार मित्रों, जो हमारा कक्षा 9 हिंदी की प्रथम सप्ताह, जुलाई प्रथम सप्ताह की जो वर्कशीट थी उसको हमने यहाँ पर अध्ययन किया। वर्कशीट को किस प्रकार से हल कर सकते हैं, इस प्रकार इसको हमने जाना। यह वर्कशीट हमारे बच्चों को 11 जुलाई तक हल करनी थी, जो कि पहला सप्ताह था जुलाई का, 11 जुलाई 2021 तक ये आपको हमारे छात्र छात्राओं को हल करनी थी। उत्तराखंड के सरकारी विद्यालयों के और अशासकीय विद्यालयों के जो भी छात्र छात्रा हैं उनको ये वर्कशीट जुलाई के प्रथम सप्ताह में ये करनी थी हल। तो ये अभ्यास पत्रक था कक्षा 9 विषय हिंदी का प्रथम सप्ताह का। और इसके बाद जो है 12 जुलाई से 18 जुलाई तक दूसरी जो वर्कशीट हल करनी है, और 19 जुलाई से 25 जुलाई तक तीसरी वर्कशीट। इसी प्रकार से हर सप्ताह की अलग अलग वर्कशीट होगी। तो ये हमारी पहली वर्कशीट थी जिसको हमने यहाँ पर अध्ययन करने के तरीके को जाना। तो मित्रों, मैं आशा करता हूँ कि मेरा यह प्रयास आपको मदद करेगा, सहायता करेगा वर्कशीट को हल करने के लिए। आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक अवश्य कीजिएगा, अच्छे अच्छे कमेंट अवश्य कीजिएगा और दोस्तों में शेयर कीजिएगा, जिससे कि सभी बच्चों तक, छात्र छात्राओं तक यह वीडियो पहुंच सके। और मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद। उत्तराखंड देवभूमि के सभी साथियों को मेरा सादर नमस्कार।